नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के आज के सवालों के बारे में। क्या क्या प्रश्न पूछे गए, क्या खास रहे आज के एग्जाम में, और आपके आने वाले एग्जाम में क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक देखते रहिए। आज का पहला सवाल पूछा गया कि सांची का स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा सांची का प्रसिद्ध स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इससे क्या क्या और एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले जान लेते हैं ये सांची का स्तूप है क्या। ये सांची का स्तूप प्रेम, शांति और विश्वास का प्रतीक है। इसे बनाया किसके द्वारा किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। इसके अलावा बता दूं कि जो सांची का स्तूप है ये बौद्ध अध्ययन शिक्षा का केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, और सांची का स्तूप बौद्ध धर्म के द्वारा इसे परिनिर्माण का प्रतीक भी माना जाता है। 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया कि कितने रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूप का चिन्ह है, तो 200 रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूप का चिन्ह है। ये आप लोग नोट पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया कि 2019 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, तो 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो बता दो 2020 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। लास्ट जो है 2019 में 3 व्यक्तियों को मिला था, प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, भूपेन हजारिका गायक और नानाजी देशमुख जो है वो समाज सेवी और विचारक। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में सबसे पहले ये दिया गया था। किन्हें दिया गया था सबसे पहले, तो 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को ये दिया गया था भारत रत्न। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति, सी राजगोपालचारी अंतिम गवर्नर जनरल, डॉक्टर सी.वी. वेंकटरमन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्र में, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया और पहली बार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि वर्ष 2020 में कुल 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को मिलाकर बनता है। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 118 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न जैन धर्म के बारे में पूछा गया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ध्यान रखिए कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने नहीं की थी। जैन धर्म के संस्थापक, उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न पूछा गया कि महासागर की गहराइयों को किसके द्वारा नापा जाता है, यानी अगर डेप्थ नापना हो आपको महासागर का तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको नापने के लिए जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है उसको फेदोमीटर कहा जाता है। ये सोनार टेक्नोलॉजी को यूज करके नापा जाता है। सोनार टेक्नोलॉजी एक्चुअली साउंड वेव भेजा जाता है और रिटर्निंग कितने टाइम पे पहुंचती है इसके अनुसार से मेजर किया जाता है कि कितनी डेप्थ है। ध्यान रखिए। सोनार की अगर बात करते हैं, सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है शॉर्ट फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। एंड सोनार की खोज किसने की थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो रीजनल फेसेंडेंट ने इसकी खोज की थी सोनार की, और इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो है साउंड वेव्स को भेजकर नापा जाता है समुद्र की गहराइयों को। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर मेमोरी की बात करते हैं तो कि 2 तरह की मेमोरी होती है नॉर्मली कंप्यूटर में, एक तो वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कुछ टाइम बाद जो है वो खत्म हो जाती है, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है हमेशा के लिए बनी रहती है, यानी खत्म नहीं होती है। कंप्यूटर ऑफ हो जाने पर जो डाटा है खत्म हो जाती है उसको हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इस तरह के मेमोरी में रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रोम जो होता है वो क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। और यूएसबी डिस्क में जो डाटा होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि डिस्क में जो हम लोग सेव करते हैं वो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी हमारे पास रह जाती है सुरक्षित। तो इस तरह के मेमोरी को हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलोरू झील के बारे में। पूछा गया कि कोलोरू झील कहाँ स्थित है। तो ये जो कोलोरू झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलोरू झील, ध्यान रखिए कि ये किस प्रकार का झील है, तो ये एक मीठे पानी का झील है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है और ये एक अंडाकार छिछला झील है। ध्यान रखिए कि 160 किलोमीटर वर्ग में ये जो है ये फैला हुआ है कोलोरू झील। अब यहाँ पे बात आई है कोलोरू झील की, तो कोलोरू झील है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। इनका संबंध वाईएसआर पार्टी से है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद। यहाँ की वर्तमान राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नए बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, प्रश्न पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो 19 को शुरू हुई थी खिलाफत आंदोलन तुर्की में। ध्यान रखिए इसकी मुहिम की शुरुआत कुछ भारतीय मुसलमानों के द्वारा की गई थी और खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था तुर्की जो खलीफा थे उनको पद को पुनः स्थापित करना और वहां धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंध को हटाना। मई 1919 से खिलाफत सभाओं में महात्मा गांधी जी का भाषण शुरू हो गया था और ध्यान रखिए कि नवंबर 1919 में महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि कैलाश सत्यार्थी, आप लोग सभी इन्हें जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पुरस्कार जो है किस अभियान के लिए मिला और कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया। तो आपको बता दो कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और 1980 में इन्होंने शुरुआत की थी और ये भारत के मध्य प्रदेश की विदिशा में जन्मे हैं और इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बता दो कि इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक के बारे में। इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बुक्स को लिखा गया है, जैसे एवरी चाइल्ड मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित है। विल फॉर चिल्ड्रन लिखा गया है, बिकॉज वर्ड्स मैटर लिखा गया है, द लाइट ऑफ द सेम सन लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत एक NCSM आता है, ये क्या है। तो ध्यान रखिए NCSM जो है ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इसको कहा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और इसके डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा जाए तो AD चौधरी इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। आगे पूछ लिया गया IDN के फुल फॉर्म के बारे में। IDN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ध्यान रखिए इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम IDN का फुल फॉर्म है, ये कंप्यूटर से संबंधित है। आगे पूछा गया कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो होता है इम्पीचमेंट वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो महाभियोग को हटाने की मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग कहते हैं और उनका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। ध्यान रखिए कि अगर राष्ट्रपति को हटाना हो उनके पद से तो उनके लिए महाभियोग चलाया जाता है और अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में इसके बारे में वर्णन है। आगे पूछ लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका फाउंडेशन 1919 को हुआ था और इसके हेड कौन है, गे रोडर इसके हेड है। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे और बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है। तो इसका अध्यक्ष हमेशा कौन बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। ध्यान रखिए बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्र जी और 2018 से अभी तक पद पर बने हुए हैं HL दत्तू। इनका रिटायरमेंट दिसंबर 2020 में हो चुका है, बट अभी तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। बात करते हैं NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राजा बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है वो राजा बना। बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है गद्दी पर बैठा। अगर पूछा जाए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त आया, ध्यान रखिए, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया। गुप्त साम्राज्य के बारे में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था। तो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। आगे प्रश्न पूछ लिया है कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है।
तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। डेसिबल को ध्यान रखिए, बल का 10वां भाग होता है डेसिबल, और डेसिबल से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। कई और उपकरणों को ध्यान रखना है, जैसे अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रव्य की अपेक्षित जो है घनत्व मापते हैं, मैनोमीटर से गैसों के दाब को हम लोग मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, पूछा जाएगा वायुमंडल का दाब यानी प्रेशर को किससे मापते हैं, तो हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। आगे पूछा गया बुल्लर झील के बारे में कि बुल्लर झील कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है बुल्लर झील, और ये भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये झेलम नदी पर बनी है। और चिल्का झील के बारे में पूछा जाता है, ये खारे पानी की भात की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ध्यान रखिए कि हाल ही में जम्मू कश्मीर 2 नए राज्यों में परिवर्तित हो गया। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इनका जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। और लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख की राजधानी है लेह, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं राधे कृष्ण माथुर, और दोनों की ही कॉमन हाईकोर्ट है, और जिसके चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 72 जो है आर्टिकल 72 किससे संबंधित है, तो ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित है, यानी कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास एक विशेष पावर होती है, वो है क्षमादान की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है, अगर किसी कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया कि किसी को फांसी की सजा दी जाए, तो उसको माफ करने का एकमात्र शक्ति होते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, और इसी शक्ति को दर्शाता है अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72। आगे पूछ लिया गया है मेंस बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया मेंस बुकर पुरस्कार 2020। आपको बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर वर्ष ये प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और 2020 में मेंस बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया, उनकी लेखन सल्गी ब्रेन के लिए दिया गया, ध्यान रखिए। और ये कहाँ के लेखक है, ये स्कॉटलैंड के लेखक है। इसके अलावा एक और होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ध्यान रखिए 2020 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास को दिया गया। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है, और उनको उनकी लेखन द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, मारिका लुकास को। आगे पूछ लिया गया कि हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो एक हड्डी को दूसरी हड्डी यानी बोन टू बोन को जोड़ने का काम करती है लिगामेंट। अगर पूछा जाए मसल को बोन से कौन जोड़ता है, तो ये टेंडन जोड़ता है, जबकि बोन को बोन से जोड़ता है कौन, लिगामेंट। आगे पूछ लिया गया कि बच्चे को माँ जो है पोषण कैसे प्रोवाइड करती है, यानी गर्भ में जब बच्चा रहता है उनको पोषण कहाँ से मिलता है, तो उनको गर्भनाल यानी जिसे अम्बिलिकस कोड कहा जाता है उसके थ्रू जो है उसको पोषण मिलता है। आगे पूछा गया कि भूकंप को नापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो भूकंप को मेजर करने वाले उपकरण को हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं, इसके द्वारा मापा जाता है भूकंप। भूकंप के बारे में कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सेंटर के जस्ट ऊपर जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ईपी सेंटर कहा जाता है, और भूकंप का केंद्र जहां से भूकंप की शुरुआत होती है। एक और प्रश्न बार बार इसके बारे में पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ किसे कहा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता और अवधि को नापने के लिए जिसका इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। आगे पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, तो HL दत्तू है, इनका रिटायरमेंट 2020 दिसंबर में हो चुका है। आगे बात करते हैं काली 5000 के बारे में पूछा गया। ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर जो है ये किस संस्था द्वारा बनाया गया, तो इस इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर को DRDO और बार्क के दोनों के सहयोग से बनाया गया। क्योंकि DRDO और बार्क दोनों के सहयोग से बनाया गया, बात करते हैं DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अभी हेड कौन है, इनके हेड है अभी G सतीश रेड्डी। बात करते हैं इसरो के बारे में। ये भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसका फाउंडेशन हुआ था। हेड क्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। फाउंडेशन विक्रम साराभाई ने की थी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है, बहुत बार पूछा गया। के सिवान वर्तमान में इसके डायरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महोत्सव। हाल ही में एक पूछ लिया गया कि मोत्सु उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो मोत्सु उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, ध्यान रखिए। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये भी नागालैंड में मनाया जाता है। अब बात आई है नागालैंड की। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू राव, यहाँ का गवर्नर है RN रवि। एग्जाम में पूछा जाता है इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये नागालैंड में ही है। इसकी राजधानी है कोहिमा, और यहाँ से देयुक जैसी नदियां बहती है। 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है नागालैंड में।
आगे पूछा गया कि नामचा बरुआ क्या है। तो नामचा बरुआ हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, ध्यान रखिए। ये दक्षिणी तिब्बत में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और ये यरलुंग तंगपो महान जो घाटी है और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है। आगे पूछा गया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। तो 1956-57 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी और ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2020 में लास्ट दिया गया। सबसे पहले विजेता थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी और लास्ट विजेता रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। आगे पूछ लिया गया आईएमएफ के बारे में कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। और क्या क्या इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके प्रमुख कौन हैं। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड है। इसका मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है जो कि भारतीय मूल की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 190 है और इसका मुख्य काम इसके सदस्य देशों को जो है वो लोन प्रोवाइड करना उसके विकास के लिए। अगर पूछा जाए कि आईएमएफ का सबसे लेटेस्ट या तो नवीनतम सदस्य को देश कौन सा है, तो वो है कौन, एंडोरा। ध्यान रखिए 190वां मेंबर है और 189 नंबर का मेंबर कौन है, वो नारू। अगला प्रश्न पूछ लिया गया पंचमहल के बारे में कि पंचमहल कहाँ पे स्थित है। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो पंचमहल जो है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ये पंचमहल किसके द्वारा बनाया गया, तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा ये बनाया गया। फतेहपुर सिकरी की सबसे ऊंची इमारत है और पिरामिड के आकार की ये बनी हुई है। इसे पंचमहल या तो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है और ये बौद्ध मंदिर से प्रेरित मंदिर बनाया गया है। आगे पूछ लिया गया कि पहली बीमा कंपनी कौन सी थी। तो पहली बीमा कंपनी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। 1818 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत में पहली बीमा कंपनी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। आगे बात करते हैं यूएनओ की स्थायी सदस्यों के बारे में। तो इसका स्थायी सदस्य में कुल 15 देश हैं जो इसके सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के और इसमें 5 जो है स्थायी सदस्य है, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। आगे बात करते हैं इनमें से कौन हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया जाता है। तो स्त्रियों में पाए जाने वाले मुख्य हार्मोन जो है एस्ट्रोजन है और कौन सा है, और प्रोस्टोजन है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन जो है वो मुख्य रूप से स्त्रियों में पाया जाता है। ऑप्शन में एस्ट्रोजन था, सो सही उत्तर एस्ट्रोजन हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि नई मंजिल योजना किससे संबंधित है। तो अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति करना है और स्पेशली युवाओं को और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी और हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी, यानी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की। और अग्नि 5 की टेस्टिंग कहाँ से की गई थी, ये उड़ीसा के तट से की गई थी। आगे पूछा गया कि माइक्रोचिप जो बनती है आपके कंप्यूटर में लगी है, आपके मोबाइल में लगी है, ये माइक्रोचिप किस मटेरियल की बनी होती है। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी इसे कहा जाता है और ये प्रोग्राम लॉजिक और कंप्यूटर मेमोरी के साथ बनाई जाती है। आगे पूछ लिया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि इब्ने बतूता जो है भारत में किसके साथ आया था। तो इब्ने बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था और इब्ने बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये भारत आया और ध्यान रखिए कि इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और इब्ने बतूता द्वारा अरबी भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम रिहाला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है। आगे पूछ लिया गया कि खेल के क्षेत्र में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं खेल पुरस्कार के बारे में, तो खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष खेल पुरस्कार दिया जाता है और खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार को हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। वर्ष 2020 में 5 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया खेल रत्न पुरस्कार, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 8 कोच और 5 कोच अलग अलग श्रेणियों में 2 पुरस्कार दिए गए, द्रोणाचार्य पुरस्कार, और 15 को दिया गया ध्यानचंद पुरस्कार। बहुत बार पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किनको किनको दिया गया। तो वर्ष 2020 में रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा,
रानी रामपाल और मरियप्पन टी, इनको दिया गया वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे पूछ लिया गया कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, ध्यान रखिए। और भारतीय संविधान में आपातकाल जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल आती है, वित्तीय आपातकाल आता है और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है वह संवैधानिक आपातकाल आता है। इन 3 आपातकाल के बारे में बताया गया है, जिनमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बताया गया है, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल को अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि स्वच्छता अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता मिशन देश भर में व्यापक रूप से शुरुआत की गई थी और स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का जो है वो अभियान है। आगे पूछा गया कि पॉवर्टी एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में कई और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश शासन का सदस्य बने। तो वो थे दादा भाई नौरोजी और वो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमर्स में पहुंचने वाले एशिया के प्रथम शख्स भी थे दादा भाई नौरोजी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे पूछा गया कि धान की कटाई के समय जो है कौन सा गैस निकलता है। तो धान को जब हम लोग काटते हैं तो काटने के समय भूसा के साथ मिश्रित होकर मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो कि भूमंडल को जो है वो गर्म कर देता है और ये मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी है। आगे पूछ लिया गया नमक आंदोलन है तो दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई। तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल यात्रा किया। दांडी मार्च, जिसमें नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कारण कानून के विरोध में इसकी शुरुआत की गई। आगे पूछ लिया गया कि जो स्विट्जरलैंड है वो किस पर्वत श्रेणी में है। तो ये आल्प्स पर्वत श्रेणी में है। आगे पूछा गया शालीमार गार्डन की शैली क्या है। तो शालीमार गार्डन ध्यान रखिए कई जगहों पर स्थित है, बट मुख्यतः ये जो शालीमार गार्डन है ये पूछा गया जम्मू कश्मीर के ऊपर कि शालीमार गार्डन जम्मू कश्मीर में जो स्थित है वो किस शैली पर आधारित है। तो ये मुगल शैली पर आधारित है शालीमार गार्डन, जिसे कि प्रेम का बाग भी कहा जाता है। श्रीनगर में स्थित है और ये मुगल गार्डन के सबसे बड़ा गार्डन और लोकप्रिय बाग है। प्रेम की बाग की उपाधि में मशहूर है, ये रॉयल गार्डन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं और ये मुगल शैली पर आधारित है। आगे पूछा गया आवर्तन श्रेणी या जिसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो 2 हैं इसमें ध्यान रखिए। जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी उसे मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था। आवर्तन श्रेणी में पीरियोडिक लॉ दिया गया था और ये 1869 में प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक जो थे मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। और जो मॉडर्न आवर्तनी है यानी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ले के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिए। आगे पूछ लिया गया कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा 1976 में चेचक के टीके की खोज की गई थी। कई और खोजों के बारे में पूछा जाता है, जैसे रेबीज का टीका का खोज किसने किया। तो लुइस पास्चर ने किया था। इन्फ्लुएंजा के टीका का खोज किसने किया था। तो थॉमस फ्रांसिस ने किया था। खसरे के टीका का किसने किया था। तो हिलमैन ने किया था। इस तरह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैरिस हेलमैन के द्वारा कई खोज किए गए, जैसे कि खसरे का टीका का खोज मैरिस हेलमैन ने किया था। छोटे चेचक का खोज किया था मैरिस हेलमैन ने। मेनिंजाइटिस का खोज किया था। निमोनिया का खोज किया था। ये सारे खोज जो है वो मैरिस हेलमैन के द्वारा ही किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोलियो के टीके का खोज किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जॉन साल के द्वारा किया गया था। जोनास साल के द्वारा पोलियो के टीके का खोज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।